हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्पण ऑनलाइन क्लासेस। और मैं संदीप आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आइए, बहुत लंबे अरसे के बाद मैंने फिर से एक नई श्रृंखला को प्रारंभ किया है और इस श्रृंखला में हिंदी विषय को लिया गया है। आइए, आज मैं हिंदी की पहली क्लास स्टार्ट कर रहा हूं और बेसिक से लेके एडवांस तक के सभी क्वेश्चनों को मैंने इस टॉपिक में इंक्लूड किया है। वर्णमाला टॉपिक का नाम है वर्णमाला। और ये जो विषय है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि MPSI हो गया, जहाँ पे 70 नंबर की डायरेक्ट हिंदी पूछी जाती है। CTET हो गया, जहाँ पे 30 नंबर की डायरेक्ट हिंदी पूछी जाती है। जेल प्रहरी हो गया, 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। मध्य प्रदेश पटवारी हो गया और मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के साथ साथ वन रक्षक, जहाँ पे 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। पटवारी में भी, मध्य प्रदेश पटवारी की एग्ज़ाम में भी 20 नंबर की हिंदी जो है पूछी जाती है। तो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नज़र में रखते हुए मैंने इस हिंदी विषय की शुरुआत किया है, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहली चीज़ आपको जाननी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णमाला में कुल जो वर्णों की संख्या होती है वो 52 होती है, जिन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो स्वर है और दूसरा व्यंजन। स्वर को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। स्वर को 3 भाग में बांटा गया है। एक तो लघु स्वर होता है, एक तो लघु स्वर होता है, लघु स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है आयोगवाह, आयोगवाह। तीसरा आयोगवाह। लघु स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये जो 4 होते हैं ये लघु स्वर के अंतर्गत आते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये जो 4 हैं ये किस में आते हैं? लघु स्वर में आते हैं। अगर हम बात करें दीर्घ स्वर की, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, यानी कि लघु स्वर से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, उन्हें हम कहेंगे दीर्घ स्वर। जैसे यहाँ पे जिन पे मैंने गोला नहीं खींचा है, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, इनको हम क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर बोलेंगे। और इनके अलावा जैसे अंग हो गया और आहा हो गया, अंग को हम अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है कि अंग को इनमें से अनुस्वार कौन सा है, तो आप कहेंगे अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार बोला जाता है अंग को। और आहा को बोलते हैं विसर्ग। आहा क्या है? विसर्ग है। और इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? आयोगवाह बोला जाता है। संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? आयोगवाह। तो यदि परीक्षा में प्रश्न आए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, क्या स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है कि स्वरों की संख्या होती है 11। और अगर आपसे पूछा जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा 13। कुल स्वरों की संख्या 13 और स्वरों की संख्या यानी मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अब 13 कैसे हो जाता है? क्योंकि अंग और आहा जो है आयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, इनको भी जब जोड़ देते हैं तो हो जाता है 13, यानी कि 13। आगे बढ़ते हैं। इसी में अब आते हैं हम व्यंजन की ओर। व्यंजन में जब आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको अलग अलग वर्ग में चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे कि हम इसे कावर कहेंगे, इसे चावर कहेंगे। जो पहला वाला है यानी कि का से लेके माँ तक के वर्ण में हमने लिखा है, इसमें से का की जो लाइन है, यहाँ से का से अंगा तक के वर्ण को कहेंगे कंठ वर्ण। क्या कहेंगे? कंठ वर्ण। इसे कहते हैं कंठ, कंठ वर्ण। दूसरा चा वर्ग। चा से लेके अय्या तक के जो वर्ण हैं, चा से लेके अय्या तक के वो जो वर्ण हैं, उन्हें हम कहते हैं। कंठ के बाद आता है तालब, तालब। इसके बाद टावर को कहते हैं मूर्धा वर्ण, मूर्धा वर्ण। इन्हें कहते हैं दंत वर्ण,
दंत वर्ण, इन्हें कहते हैं ओष्ठ, ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ वर्ण। तो आपने देखा कि कंठ किसे कहते हैं, का से लेके अंगा तक के वर्णों को कंठ कहते हैं। तालब वर्ण चा से लेके अय्या तक के वर्ण को तालब, और मूर्धा वर्ण टा से लेके अणा तक के वर्णों को मूर्धा। दंत, क्योंकि दांत से इन वर्णों का उच्चारण बिना दांत की मदद से नहीं किया जा सकता, इसीलिए इन्हें दंत वर्ण कहते हैं। ओष्ठ, और इन वर्णों का उच्चारण बिना ओष्ठ की मदद से नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम इन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा था कि कुल जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 52 होती है। 52 में से आपने 13 तो यहाँ पढ़ा, 13 के बाद यहाँ पे कंठ, तालब, मुर्दा, दंत और ओष्ठ ये मिला के 5 जो 25 हो जाते हैं। तो इन्हें कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। तो 13 और 25 ये हो गए। आगे बढ़ते हैं, इसी में अभी आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जाननी है, जैसे कि का वाली जो ये लाइन है इसे हम पहले रो बताते हैं ऐसे, इसे दूसरी, और ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। ये जो अंतिम है पंचमा अक्षर कहलाता है या अनुनासिका कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुनासिका। ये वाली जो पंक्ति है, ये वाली जो पंक्ति है अंतिम पंक्ति, इन्हें कहते हैं अनुनासिका, अनुनासिक वर्ण या अनुनासिका या पंचमा अक्षर भी कहा जाता है। कहीं कहीं परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से पंचमा अक्षर कौन सा है, तो आप बताएंगे पंचमा अक्षर इनमें से कोई एक हो सकता है, ऑप्शन में आपको दिया हुआ होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें और आपको जानकारी क्या लेनी है, पहली पंक्ति, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को हम, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को हम कहते हैं अघोष, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण किसे कहते हैं, पहली पंक्ति यानी का, चा, टा, ता, पा और खा, छा, ठा, था, फा, इनको हम कहते हैं अघोष वर्ण। और तीसरी, चौथी, पांचवी जो पंक्ति है यहाँ से यहाँ तक, इनको कहते हैं घोष, घोष, घोष या सघोष, घोष या सघोष, घोष या सघोष। ध्यान रखिएगा, पहली और दूसरी पंक्ति के जो वर्ण हैं उन्हें अघोष, तीसरी, चौथी, पांचवी पंक्ति के जो वर्ण हैं उन्हें सघोष कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि जो पहली पंक्ति है, ये वाली पंक्ति पहली वाली पंक्ति है, इस पंक्ति को हम, इस पंक्ति से हम स्टार्ट करते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा, ता और पा, इसे हम कहते हैं पहली पंक्ति को अल्प प्राण, अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब है जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय या बहुत कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है, उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। और इसके बाद जो पंक्ति आएगी यानी खा, छा, ठा, था और फा वाली, इन्हें कहते हैं महाप्राण, महाप्राण। फिर आएगा अल्प प्राण, ये वाली पंक्ति पूरी की पूरी फिर से अल्प प्राण, फिर ये वाली महा कहलाएगी महाप्राण, फिर ये वाली कहलाएगी अल्प प्राण। तो आपने देखा कि यहाँ पे कई चीज़ें एक साथ आपने समझा है। इसी ये कंठ वर्ग है, तालब वर्ग है, मूर्धा वर्ग है, दंत है, होष्ठ है। पहली पंक्ति को हम कहेंगे अघोष, दूसरी पंक्ति को भी हम कहेंगे अघोष, और तीसरी, चौथी, पांचवी को घोष या सघोष कहा जाता है। यानी इसके अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं उन्हें घोष या सघोष कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, पहली पंक्ति जो एक लिखा है जहाँ पे, ये वाली पंक्ति जहाँ पे मैंने बॉक्स बना के रखा है, इसे कहते हैं अल्प प्राण, इसे कहेंगे महाप्राण, इसे अल्प प्राण, अगली वाली महा और अंतिम वाली फिर से अल्प। तो इस तरह से आपने समझा, और इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त रूप से स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट जो चीज़ें निकल के आती हैं स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। याद रखेंगे, स्पर्शी व्यंजन 25 हो गए। इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4। ये 4 कौन कौन से होते हैं देखिएगा। इसके बाद पहमा, या, रा, ला और वा, इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन है। या नीचे हलंत लगा होगा सभी में, और इन सभी में भी आप ध्यान दीजिएगा, सब में हलंत लगा हुआ है। ठीक है ना, इस बात का खास आप लोग ध्यान देंगे कि वर्ण में हमेशा
नीचे हलंत आपको देखने को मिलेगा। तो या, रा, लावा ये 4 होते हैं क्या, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अंतस्थ व्यंजन के बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है जिनके उच्चारण में बहुत ज़्यादा ऊष्मा खर्चा होती है। ऊष्म व्यंजन क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है, 4। ये कितने हैं, सा, खा, सा, हा। ये जो 4 होते हैं ये होते हैं उष्ण व्यंजन। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, ये टोटल 33 हो जाते हैं। यही अभी 33 व्यंजन आप पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे उष्ण के बाद आता है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर की संख्या परीक्षा में पूछी जाती है अक्सर। आप कहेंगे कितनी होती हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे छा, छत्री, त्रा, त्रसूल, ज्ञा, ज्ञानी और स्रा, श्रवण आपने सुना होगा। छत्री, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रवण, ये जो 4 होते हैं संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। संयुक्ताक्षर का मतलब है ऐसे अक्षर जो दो ऐसे वर्ण जो 2 वर्णों से मिलके बना हो। यानी कि जो छा है, आपको बता दें, छा है वो किन से मिलके बना है, का और शा से मिलके बना है। का और शा से मिलके बना है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए त्रा जो है ना, टा और रा से मिलके बना है। टा टमाटर और रा रस्सी से मिलके बना है। ज्ञा, जा और अइया से मिलके बना है। स्रा, सा सरौता और रा से मिलके बना है। सा सरौता और रा से मिलके बना है। संयुक्ताक्षर किन्हें कहते हैं, संयुक्ताक्षर हमेशा शा सरौता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, साल सलजम है। क्या है ये, शा शलजम। तो यहाँ पे छत्री, का और शा से मिलके बना है। त्रा, त्रसूल, टा और रा से मिलके बना है। ज्ञानी, जा और अइया से मिलके बना है। एक बात का खास ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और प्रॉपर चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन चीज़ों को मैंने इस पूरे क्लास में जो है ना चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। और सारे के सारी चीज़ें आप जब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, यदि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो के लिंक में ऑब्जेक्टिव पेपर भी जो है ना अपलोड कर दूंगा। वो भी आप डिटेल में देख के और उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे। अब इनको मिला के देखिए, यहाँ पे संयुक्त अक्षर को मिला के ये 4 हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था हमें 52 वर्ण जो है ना वो पढ़ने हैं। तो अब आगे देखते हैं, अभी जो है ना उच्छिप्त व्यंजन आते हैं। कौन से व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन आते हैं। उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन से, एक तो ढा और एक तो डा। यानी एक ये नीचे बिंदी होगी और नीचे बिंदी, इसे हम लिखते हैं बड़ा, और इस एक को लिखते हैं बढ़ा कर। तो इन दोनों में जो हम यूज करते हैं इन्हें कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। अब ध्यान दीजिए, अब इनको हम काउंट करेंगे तो ये हमारे 52 वर्ण देखते हैं हुए हैं नहीं। 3, 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12, 4, 16, 16, 4, 20, 21, 22, 22 की 2 हो जाएगा, हासिल 2। अब 2, 2, 4, 1, 5। यहाँ पे आपने देखा ये 52 वर्ण हमने पूर्ण रूप से कवर कर लिए हैं। अब इसमें टोटल वर्णों की संख्या हमने पढ़ाया था 52 होती है। इस तरह से कुल स्वरों की संख्या जो है ना 13, स्पर्शी व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्ताक्षर 4 होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं, डा और ढा। तो कुल वर्णों की संख्या हो जाती है इस तरह से 52। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ सामने निकल के आती है वो ये है कि कभी कभी परीक्षा में ना कुछ इनसे भी यानी कि स्वर में भी पूछ लिया जाता है कि कंठ और तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो आप बताइए, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहली चीज़ जो आपने पूरे के पूरे स्वर देखे हैं, यानी कि कुल स्वरों की संख्या 11 और मतलब कुल स्वरों की संख्या 13 और मूल स्वरों की संख्या 11 है। इसमें से कंठ और तालव्य होता है ए और ए में। ये जो हैं ये दोनों कैसे वर्ण होते हैं, कंठ और तालव्य वर्ण।
कंठ और तालब दोनों को मिला के ये दोनों वर्ण आते हैं, ए और ऐ। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ऋषि जो है वो लघु स्वर में भी आता है, और एक ऋषि जो है ना, एक ऋषि इस तरह से एक और लकार लगाएंगे तो ये आता है दीर्घ स्वर में। ध्यान दीजिएगा, अगर हम उच्चारण की दृष्टि से देखें, ऋषि जो है उच्चारण की दृष्टि से तो लिखने की दृष्टि से तो स्वर में आता है, पर उच्चारण की दृष्टि से ऋषि यानी री का उच्चारण होता है तो व्यंजन में आता है। उच्चारण की दृष्टि से अगर आपसे ऋषि के बारे में पूछे तो आप कह सकते हैं उच्चारण की दृष्टि से जो ऋषि होता है वो व्यंजन में आता है। तो इस तरह से आपने समग्रता का अध्ययन किया। संयुक्त वर्ण आपको समझ में आ गया, आयोगवाह क्या होता है आपको समझ में आ गया, पंचमा अक्षर यानी अनुनासिका, अंतिम वाला पांचवा किसी भी वर्ग का वर्ग का पांचवा जो अक्षर है वो पंचमा अक्षर या अनुनासिका कहलाएगा। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, घोष कौन सा वर्ण होगा, घोष होंगे तीसरी, चौथी और पांचवी पंक्ति के जो वर्ण हैं उन्हें घोष वर्ण कहेंगे। अघोष किन्हें कहते हैं, पहली और दूसरी पंक्ति के जो वर्ण हैं उन्हें अघोष कहते हैं। इस तरह से आपने देखा कि इस संपूर्ण क्लास में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप शेयर करिए। इसी तरह से हम आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट की क्लास लाते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हमारे ऑफलाइन बैच भी चालू है मध्य प्रदेश पटवारी, MPSI और MPPSC के। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9685, नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ 9685955814। इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और किसी भी तरह के ऑफलाइन बैच की जानकारी ले सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ 9685955814। ये हमारा ऑफलाइन बैच का नंबर है, इस पर कॉल करके और आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलेंगे नई क्लास में।